एवरीवन। विषय 1, हिस्ट्री। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई मुहर चित्र 1.1 संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं से कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। चित्र में आप देख सकते हैं पारिभाषिक शब्द, एक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, चित्र 1.2 और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्रों में मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। मानचित्र 1। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी पृष्ठ 6 के नाम पर किया गया। इस काल का निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मनके, बाट तथा फलक। चित्र देख सकते हैं आप, अरब सागर का है, ठीक है, और विकसित हड़प्पा पुरास्थल। बीसी को कॉमन एरा कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यह संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से भी तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। दूसरा, निर्वाह के तरीके। आप मानचित्र 1-2 में देखा होगा आपने कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों तथा और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल थी, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीज की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। सिंध चोलिस्तान बस्तियों की कुल संख्या 106 से 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 से 37। विकसित हड़प्पा स्थल 65 से 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ 43 से 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 से 33।
हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली। सॉरी। सिसवल, सिंध, दमसादात, कोट दीजी, आमरीनाल, मानचित्र 2। आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता है? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मिंड मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों से कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त सॉरी पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता है। पिक्चर में देख सकते हैं धातु के औजार। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने के लिए प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें वापस आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए उपयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ सुलह कठोर कंकरीले अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है और जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया होता है, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी करने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया और हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके, फादर एक्स कैवंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत। अवतल चक्की। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखें। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है।
एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविद। निचला शहर, देखिए इसमें क्या है, डीकेजी उत्तरी हिस्सा, डीकेजी दक्षिणी हिस्सा, आभूषण खाई ब्लॉक, डीकेसी क्षेत्र, डीकेसी डीकेबी क्षेत्र, डीकेए क्षेत्र, मोनियर क्षेत्र, बीएस क्षेत्र, बीएसबी क्षेत्र, एचआरबी क्षेत्र, एचआरए क्षेत्र, जीएफडी क्षेत्र। और इधर दुर्ग पुरास्थल 3 2, एसडी क्षेत्र, आई आर ई एम क्षेत्र, एल क्षेत्र, एससीसी क्षेत्र। ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखें। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और दुगनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें समानतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक था। दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में से एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग, इस पर नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंदी थी। यथा शहर के कई हिस्सों में भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसे गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम थे। यहाँ यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर की ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में इन दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे
जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या लगभग 700 थी मीटर फीट। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जुड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मल कुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की गलियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर समांतर निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटे बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहाँ वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। दुर्ग दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित थे। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीन और कक्ष में बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरे ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर चार चार स्नान घर थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था।